हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का जो बुक 2 है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 7 जन आंदोलनों का उदय, ये महत्वपूर्ण चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका एक महत्वपूर्ण इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक जन आंदोलन का जो अर्थ है वो हम पहले ही कर चुके हैं, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। और आज के सेशन में मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक अनदर टॉपिक, किसान आंदोलन यानी फार्मर्स मूवमेंट। बेहद खास, बेहद जरूरी ये टॉपिक है आपको, तो इसको जरूर समझिए। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है, जहां 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं देना है। हिंदी माध्यम में आप यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की सारी पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं, और यहां पर कभी भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन या किसी तरह के डिस्काउंट कूपन कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, किसान आंदोलन। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं, चैप्टर का नाम जो है वो जन आंदोलन का उदय है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि उदय, पूरे जन आंदोलन की डिटेल में चर्चा नहीं करनी है कि जन आंदोलन जो अब तक होते आ रहे हैं या अभी जो चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत कंटेम्प्रेरी बात करना है। हमें मुख्य रूप से फोकस रखना है उदय कैसे हुआ। हाँ, ये जरूर है कि जो रिलेवेंट आंदोलन होंगे उसकी चर्चा करेंगे। अब मैंने आपको जब पहला टॉपिक समझाया था तो हमने एक चर्चा की थी एक विषय पर कि भाई भारत में वो कौन से समूह है जो जन आंदोलनों को लामबंद करते हैं। तो एक उसमें हमने चर्चा की कि भाई जो परेशान रहेगा वही समूह तो करेगा। तो एक किसान, ठीक, दूसरा महिला, फिर इसमें आप मजदूर ऐड कर सकते हैं, इसमें छात्र ऐड कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि बार बार पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति ये ऐड कर सकते हैं, और अल्पसंख्यक या अकलियत भी ऐड कर सकते हैं। इन समूहों में से पहला समूह पे आज हम चर्चा करेंगे कि किसान आंदोलन क्या है, क्यों होता है, भारत में इसका उदय कैसे हुआ और क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए, एक चीज को आप समझिए कि किसान एक ऐसा ग्रुप है जो बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है भारत के पूरे आंदोलन प्रोसेस पर या लोकतंत्र पर या डिसीजन मेकिंग पर। क्यों? क्योंकि इस पर किस चीज का असर नहीं पड़ता है, इस समूह पर जाति, धर्म, क्षेत्र, आय, ठीक है, भाषा, लगभग ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके वजह से ग्रुप टूट सकता है। लेकिन कमोवेश किसान जो ग्रुप होता है वो इस सभी ग्रुप से बाहर होता है। किसान किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, कोई भी आय लेवल हो सकती है, कोई भी भाषा का हो सकता है, लेकिन वो किसान होगा। अब इससे क्या होता है, आप क्या समझ रहे होंगे? इससे यह समझ रहे होंगे कि इसका मतलब कि जो किसानों का ग्रुप है वो भारत में बहुत मजबूत होगा, या किसानों का जो ग्रुप है वो निश्चित तौर पर एक सफल बड़े आंदोलन करता होगा। तो इसका जवाब मिली जुली प्रतिक्रिया में है कि हाँ, बहुत हद तक मजबूत है भी, और बहुत हद तक जितना होना चाहिए उतना नहीं है। इसके रीजन कई हैं, क्योंकि अगर आज भी आप देश की राजनीति देखें या सरकारों के डिसीजन लेने की प्रक्रियाएं देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि किसानों की बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करके भी सरकारें चलती हैं। इसका मतलब यह है कि किसानों को लेकर सरकारों के मन में उतना भय नहीं है जितना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसानों को अभी भी इतने सारे फैक्टर्स से न प्रभावित होने के कारण भी वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित दिखाई पड़ जाते हैं। कई बार क्षेत्रीय किसान अलग अलग मंच पर होते हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं। आज भी एक बड़ा ऑल इंडिया लेवल का ग्रुप किसान आंदोलन का नहीं बन पाया है। इस पर कुछ और कारणों की चर्चा हम आगे इस टॉपिक में करेंगे। पहले हम थोड़ा सा किसान आंदोलन की भूमिका देख लेते हैं। किसान या कृषक का आशय उस व्यक्ति से है जो कृषि या उससे संबंधित काम करता है। कृषि या उससे संबंधित का क्या मतलब है? जैसे डेयरी का काम करना, मत्स्य पालन का काम करना, खाद्य प्रसंस्करण या फूड प्रोसेसिंग का काम करना, है ना, यानी फार्मिंग एंड एलाइड एक्टिविटीज जो है, ठीक है। तो खेती या खेती से संबंधित जिन क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं वो किसान कहलाते हैं। और इस प्रकार कृषक या किसान आंदोलन वह आंदोलन माना जा सकता है जो कृषकों के सामाजिक और राजनीतिक पर्यावरण को परिवर्तित करना चाहता है। बिल्कुल ठीक बात। तो किसानों की जो सामाजिक या राजनीतिक जो इन्वायरमेंट या उनके रहने जीवन जीने की जो स्थिति है उसको चेंज करने के जब प्रयास होते हैं तो वो किसान आंदोलन होते हैं। सामाजिक स्थिति क्या बनेगी? उनके जीवन स्तर की बात, उनके आय की संबंधित चीजें, उनके सम्मान की चीज, संसाधनों की उपलब्धता की बात,
ये सारे उनके सामाजिक परिवर्तन है। राजनीतिक का मतलब क्या है? देश की संसद में उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, राजनीतिक उनको पूरा हक मिलना चाहिए, उनकी बातों को सुन के नीति निर्माण होना चाहिए। ये सारी चीजें उनके राजनीतिक पर्यावरण को बदलने की हैं। तो जब इन चीजों को बदलने के लिए किसान अपना एक कोई आंदोलन करते हैं तो उसे हम किसान आंदोलन का नाम दे सकते हैं। आ रही बात समझ में? यानी किसानों का आंदोलन होगा, कृषकों का आंदोलन होगा। क्यों? अपने सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को बदलने के लिए या आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए। ठीक है, ये इसका बेसिक क्रक्स है। अब देखिए सच फैक्ट क्या है, आज भी भारत में लगभग 70% जनता जो है वो क्या है, गांव में निवास कर रही है। और जब गांव में निवास करेगी तो निश्चित तौर पर गांव की जो जनसंख्या होगी वो ज्यादातर कृषि पर आधारित है। यानी लगभग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 70% लोग आज भी किसानों पर खेती पर आश्रित हैं या किसान हैं, कहीं ना कहीं छोटे या बड़े। लेकिन समस्याएं क्या है? अब देखिए यहां से उद्देश्यों की बात आएगी कि किसान आंदोलन क्यों होते हैं। अभी मैं चर्चा आगे करूंगा कि कैसे आजादी से पहले उद्देश्य अलग थे, बाद में उद्देश्य अलग हुए। सबसे बड़ा इसमें कारण होगा भूमि का वितरण असमान है, जिसको कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये जो भी सामाजिक आंदोलन देश में होंगे उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य असमानता होगा या कारण। ठीक है, इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा कारण होती है जिस कारण से आंदोलन होते हैं, और ये किसानों के साथ भी है। किस मामले में? तो भूमि का जो वितरण है वो असमान है। हालांकि भारत में भूमि सुधार के बहुत प्रयास किए गए हैं, बार बार जैसे भारत में चकबंदी लागू की गई इंदिरा गांधी के द्वारा, तो ज्यादा जमीन जिसके पास थी उसको छीन के कुछ लोगों को और दी गई, लेकिन वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रही। 55% छोटे कृषकों के पास भूमि का मात्र 11% भाग है, और ऊपर के 13% किसानों के पास 57% कृषि की भूमि है। यानी कम लोगों के पास ज्यादा जमीन, ज्यादा लोगों के पास कम जमीन, और ये किसानों के आर्थिक बदहाली का बहुत बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि भूमि वितरण में असमानता है, और जब भूमि वितरण में असमानता होगी, छोटे छोटे जमीन होगी किसानों के पास, तो उत्पादकता भी कम होगी। उत्पादकता कम होगी तो उनका आय कम होगा, उनकी आय कम होगी तो जीवन स्तर नीचे रहेगा, जीवन स्तर नीचे रहेगा तो रोजगार भी कम रहेगा, शिक्षा भी कम होगी, है ना। और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की जाती है, जहां पर ग्रामीण लोग खरीदारी करते हैं, ग्रामीण लोग बाजार चलाते हैं, वो सब कमजोर हो जाएगा। तो एक जो किसानों की बदहाली का कारण है वो भूमि का असमान वितरण है। ग्रामीण श्रम शक्ति का 37% खेतीहर मजदूर है। जो टोटल वर्कफोर्स है गांव में मजदूरों का, उसमें 37% लोग केवल खेतों में मजदूरी करते हैं, अपनी जमीन नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र का निर्धन वर्ग सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से शोषित है, एक्सप्लॉइट किया जाता है उनको। जब उनके पास जमीन नहीं है तो उनको मजदूरी का काम दिया जाएगा, मजदूरी का काम दिया जाएगा तो कम पैसे में ज्यादा काम कराया जाएगा। ये मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बता रहा हूं कि क्यों किसान आंदोलन होते हैं, क्या रीजन रहते हैं। औपनिवेशिक नीति के कारण भारतीय किसानों की स्थिति दयनीय थी शुरू में ही, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। शुरू में ही क्या हुआ कि भारतीय किसानों की हालत बहुत खराब रही आजादी से पहले। क्यों? औपनिवेशिक नीतियों के कारण। औपनिवेशिक नीति का मतलब जब अंग्रेज हमारे यहाँ राज कर रहे थे, वो जो नीतियां बनाते थे उसकी बात हो रही है। क्यों किसानों की हालत उस समय खराब थी? इसलिए खराब थी क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पे जो कच्चा माल किसान बनाते थे और यहीं पे वो रॉ मटेरियल जो है वो उसका इस्तेमाल करके नई वस्तु बनाई जाती थी, तो किसानों को भी फायदा होता था, यहाँ के उद्योगपतियों को भी फायदा होता था। यहाँ के उद्योग को पूरी तरह चौपट कर दिया अंग्रेजों ने। यहाँ के कच्चे माल को इंग्लैंड ले जाने लगे और वहाँ वो उसको बना के यहाँ बेचने लगे, और यहाँ के लोगों को कम पैसे देते थे, डिमांड कम हो गई। वो चाहते थे कि जो वो चाहे वो उत्पादन किया जाए, तो नील जैसी खेती उत्पादन होने लगी। तो अब क्या हुआ, किसानों की जमीन भी खराब होने लगी। तो कुल मिलाकर यहाँ के उद्योगपति और किसान दोनों की हालत उन्होंने बदहाल कर रखी शुरू से। इस दयनीय स्थिति में सुधार के लिए कृषकों ने उस शासन के विरुद्ध कई विद्रोह किए, ये भी बात ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां आई जब किसानों ने उसके खिलाफ आंदोलन भी किया, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या उस समय के औपनिवेशिक काल में थी वो थी क्या, जमींदारी सिस्टम। और ये जमींदारी सिस्टम किसने लागू की थी? अंग्रेजों ने ही लागू की थी। और इसके खिलाफ अक्सर विद्रोह देखा गया, जिसमें मोपला विद्रोह केरल में, जिसमें संथाल विद्रोह झारखंड सिंहभूम के इलाके में, इस तरह के कई विद्रोह देखे गए। ठीक है, माना जाता है कि स्वतंत्रता के पहले जो भी किसान आंदोलन हुए वे न तो राजनीतिक दल द्वारा संचालित थे और न उनका कोई सिद्धांत था, ये बात ठीक है। कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको लीड नहीं करती थी, कोई कांग्रेस बीजेपी या कोई दूसरी पार्टी नहीं थी कि वो कहे कि चलो आंदोलन करते हैं। वो खुद ही लीड करते थे और कोई सिद्धांत नहीं होता था, जिस बात पे गुस्सा आ गया हम करेंगे। सिद्धू कानू को लगा कि हमें आंदोलन करना है, कर लिया। संथालों को लगा आंदोलन करना है, कर लिया। मोपला को लगा जमींदार नुकसान पहुंचा रहे, आंदोलन कर लिया। तो ये उस समय बहुत विशेष रूप से देखा जा रहा था। किसानों ने जितने भी विद्रोह किए उनका लक्ष्य खेतों का मालिकाना हक हासिल करना, आर्थिक शोषण से मुक्ति पाना और जीवन शैली की बाधाओं को दूर करना,
ये सारा उस समय उद्देश्य हुआ करता था। क्या क्या उद्देश्य होता था? जैसे ये मैं आपको औपनिवेशिक काल की बात बता रहा हूं, आजादी से पहले किसान आंदोलन की उद्देश्य जमींदारों के खिलाफ, ठीक, महाजन जो कर्ज देते थे वो भी इनकी जमीन हथियाते थे, तो उन महाजनों के खिलाफ आंदोलन, ठीक, खेत नीलामी के खिलाफ आंदोलन, मान लीजिए सरकार अगर जमीन खरीद छीन लेगी तो उसके खिलाफ होता था, या भूमि छीने जाने के लिए। जैसे संथालों ने क्या किया था, अपनी जमीन छोड़ के पहाड़ों पर वो बसे और पहाड़ों को जोतने लायक जमीन बनाई, बाद में छीना जाने लगा तो उन्होंने आंदोलन कर दिया। तो ये सारे वो आंदोलन, ये सारे उद्देश्य हुआ करते थे उस समय आंदोलन के। आज के जमाने में उद्देश्य बदल गए, उसकी चर्चा भी मैं करूंगा। तो अगर अब वही मैं आपसे चर्चा करता हूं कि अगर हम पृष्ठभूमि देखें, बैकग्राउंड देखें कि भारत में किस तरह किसान आंदोलन हुए हैं, तो किसान संघर्ष और आंदोलनों को किसी एक प्रदेश या क्षेत्र की जनता के उत्पीड़न का परिणाम नहीं कहा जा सकता। संपूर्ण भारत में एक जैसी स्थिति थी। सही बात है, जब भी किसान आंदोलन हुए एक जैसी स्थिति रही कि किसानों का आर्थिक शोषण होता रहा है, किसानों के जमीन जितनी मिलनी चाहिए नहीं मिली है, फसलों के दाम आज के जमाने में जैसे फसलों के दाम नहीं मिलते हैं। उत्तर में सिख विद्रोह से लेकर दक्षिण में मोपला विद्रोह और पूर्व के असम में असंतोष से गुजरात के बारडोली सत्याग्रह, ये सब उसी का प्रमाण है। ये अंग्रेजों के जमाने के किसान आंदोलन की मैं चर्चा कर रहा हूं। चाहे बारडोली आंदोलन हुआ, चाहे मोपला विद्रोह हुआ, हर जगह वही जमींदारों से, साहूकारों से जो उत्पीड़न होता था किसानों को और जो जमीनें छीन ली जाती थी, उसी के खिलाफ ये आंदोलन देखे जाते थे। तेभागा तेलंगाना विद्रोह अधिक व्यापक और प्रभावी थे। कुछ आंदोलनों का प्रभाव क्षेत्रीय रहा। इन आंदोलनों ने परंपरागत जमींदारी व्यवस्था और साम्राज्यवादी शासन की जड़ें खोल दी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए जो उस समय के अंग्रेजों का जो एक तरह से शासन था उसको हिला के रख दिया। इन आंदोलनों ने ऐसा ही माहौल तैयार किया जिसके स्वतंत्रोत्तर भारत में कृषि सुधार आवश्यक हो गया। बिल्कुल ठीक बात। तो उन आंदोलनों से एक बात बहुत स्पष्ट था, यहाँ के हुक्मरान जब आजादी के बाद भी यहाँ पे शासक बैठे तो उनको भी पता था कि हमें कृषि पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। उन्हें पता था कि किसानों की समस्याएं क्या हैं, अगर उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो लोग फिर आंदोलित होंगे। इसीलिए जब भारत आजाद हुआ तो पहली पंचवर्षीय योजना थी जिसको हैरोल्ड डॉमर मॉडल प्लान कहा गया, वो कृषि आधारित बनाई गई। नहरों बनाने का काम शुरू हुआ। उसके बाद हमने 1967 में सबको अनाज मिले, भारत एक अनाज संपन्न देश बने, इसके लिए हमने हरित क्रांति भी शुरू कर दी। ठीक है, हरित क्रांति भी शुरू कर दी जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। हालांकि इसके आने के बाद किसानों में असंतोष भी हुआ, इसकी चर्चा मैं अभी करूंगा। क्यों असंतोष हुआ? क्योंकि हरित क्रांति ज्यादातर धनी किसानों को फायदा पहुंचा रही थी। उसमें हरित क्रांति में क्या था? उन्नतशील बीज इस्तेमाल करने थे, मशीनों का इस्तेमाल करना था, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना था, रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना था, सिंचाई का ज्यादा इस्तेमाल करना था। गरीब किसान नहीं कर सकते थे, तो किसानों में भी एक भेदभाव बंटवारा देखा जाने लगा, तो गरीब किसान और आंदोलित हुआ, है ना। तो ये कृषि, लेकिन कुल मिलाकर क्या था, एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो इसकी जरूरत पड़ी। और इसीलिए इंदिरा गांधी ने अपने जमाने में क्या किया? भूमि सुधार किया, भूमि सुधार। और उसमें जो सबसे कदम पहला उठाया वो क्या किया? चकबंदी किया। चकबंदी किसको बोलते हैं? कि जैसे मान लीजिए कि सबके अलग अलग जगह जमीन है, उसको एक जगह कर देंगे। एक जगह जमीन कर दिया, अब फिर देखा कि आपके पास बहुत ज्यादा जमीन है तो बोलेगा आपके पास इतना ही जमीन रहेगा, इतना जमीन गरीबों में बांटा जाएगा। तो ये सारी चीजें इंदिरा गांधी ने कुछ करने का प्रयास किया था, लेकिन हर जगह देश में पूरी तरह से सक्सेसफुली लागू नहीं हो सकी। अब आइए विधिवत रूप से देख लेते हैं कि ब्रिटिश शासन काल में किसान आंदोलन किस तरह चल रहा था और उसके बाद क्या हालत हुई। तो ब्रिटिश शासन और इसके पूर्व के काल में कृषक आंदोलन, विद्रोह हमेशा स्थानीय होते थे। एक क्षेत्र में, एक जगह पर कोई अगर समस्या हुई तो उसको लेकर आंदोलन होता था। वह कृषि के प्रशासन के प्रचलित तरीके के विरुद्ध होता था। अब जैसे मान लीजिए उस समय पूरे भारत में 3 तरह की सिस्टम थी। एक ये बंगाल के आसपास था स्थायी बंदोबस्त, जिसको परमानेंट सेटलमेंट बोलते थे। इधर दक्षिण भारत में चलता था रियोतवारी सिस्टम, और इधर चलता था उत्तर भारत में एक महलवारी सिस्टम, है ना। तो ये यहां से यहां तक चलता था। तो ये 3 तरह के भूमि राजस्व के सिस्टम थे। तो उन्हीं भूमि राजस्व के सिस्टम के खिलाफ उन क्षेत्रों में अलग अलग आंदोलन होते थे। तो उस समय ज्यादातर जो कृषक आंदोलन थे वो क्षेत्रीय थे। इस काल में कृषक आंदोलन कई बातों से हुआ करते थे। क्यों? प्रशासक वर्ग द्वारा कृषकों का शोषण। अगर मान लीजिए जो प्रशासक हैं, जो सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं, अगर वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं किसानों का, तो इसलिए आंदोलन होता था। किसी खास फसल की खेती, जैसे मान लीजिए कि किसानों को बोला गया कि आप नील की खेती करेंगे या आप केवल कपास की खेती करेंगे, तो जिनको नहीं भी करना है उनको भी करना पड़ता था और उस पर कम दाम में उसको खरीदते भी थे, तो किसानों को नुकसान होता था। अब जैसे बिहार में नील की खेती होती थी तो उससे जमीन बंजर हो जाती थी,
तो इसीलिए 1917 में गांधी जी पहली बार जो सत्याग्रह किए थे चंपारण में जाके, वो इसी के विरुद्ध में थी। वहां एक सिस्टम चलता था तीन कठिया सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए पूरी 1 बीघे जमीन है तो ये 20 कट्ठे में होती थी, 20 अलग अलग भाग में। मान लीजिए 20 भाग कर दिए मैंने, ठीक, कितने हो गए, 1 2 3 4, तो ये 4 पंजे 20, ठीक है। मान लीजिए ये 20 भाग हैं, तो अब इसमें जो ये 3 1 2 3 ये 3 भाग होता था, इसको 1 कट्ठा कहते थे। 1 कट्ठा 2 कट्ठा 3 कट्ठा 4 कट्ठा 20 कट्ठा होता था। तो उस वहां कंपलसरी था कि 1 बीघे में आपको कम से कम 3 कट्ठा जो है वो नील बोना पड़ेगा, नील की खेती करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो वहां उसको दंड मिलता था। तो इससे जमीन किसानों की खराब होती थी, तो इसके खिलाफ गांधी ने आंदोलन किया। तो किसान आंदोलन किसी खास फसल की खेती के खिलाफ भी होते थे। महाजनों द्वारा शोषण, जो लोग मान लो किसानों को कर्ज देते थे और बाद में भोले भाले किसानों को फंसा के फिर उनकी जमीन अपने नाम हथिया लेते थे, तो ये सारे जो महाजनों द्वारा शोषण होता था उसके खिलाफ भी आंदोलन होता था। मूल्य वृद्धि, मान लीजिए कि बहुत कीमत बढ़ा दी गई या कोई अतिरिक्त कर लगा दिया गया, फसल की असफलता या अकाल हो जाता था तो भी वो जबरदस्ती वसूलते थे अनाज का टैक्स, तो उस समय भी आंदोलन हो सकता था। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जो किसान आंदोलन का रीजन बनते थे। कब? ब्रिटिश काल में, ठीक है। इस काल के प्रमुख कृषक आंदोलन है बंगाल बिहार आंदोलन 1850 से 60, संथाल आंदोलन 1855-56, चंपारण आंदोलन 1917-18, खेड़ा आंदोलन तथा सतारा आंदोलन, एका आंदोलन, मोपला जो केरल का आंदोलन है, बारडोली गुजरात, तेलंगाना आंदोलन। तो ये ऐसे आंदोलन उस समय के थे जो किसानों के अलग अलग मुद्दों को लेकर थे। मैंने एग्जांपल्स के रूप में आपके सामने रखती है, ठीक है। आगे बात समझ में। और इसके रीजन क्या रहते थे ज्यादातर, तो लगभग यही सारे रीजन में से एक रीजन रहते थे, ठीक है। अच्छा, अब आज के दौर में आ जाइए। अब किसान आंदोलन की क्या स्थिति है। अब अगर आप कारण देखें किसान आंदोलनों का, तो आपको 2-4 बहुत प्रमुख, बहुत बेसिक आंदोलनों के कारण दिखाई पड़ेंगे। एक, उचित मूल्य, उत्पाद का उचित मूल्य, ठीक। और कारण क्या दिखाई पड़ेगा, बिजली दर एवं सिंचाई व्यवस्था, ठीक। फसलों की खरीद, ठीक। कृषि कानून, कृषि बाजार तथा मंडी अवसंरचना, ठीक है। मुआवजा और भूमि अधिग्रहण, ठीक है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो या उद्देश्य या कारण हैं जो आज किसान आंदोलन के कारण बनते हैं, ठीक है। आज ये समकालीन दौर में, आज के दौर में क्या हो सकता है, जो किसान उगा रहा हो उसको उचित मूल्य ना मिल रहा हो। आपको पता है कि भारत सरकार हर साल फसलों के दाम घोषित करती है, उसको बोलते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। जानना बहुत जरूरी है, तभी आप आंसर ठीक से लिख पाएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य। जैसे मान लीजिए सरकार ने बोल दिया कि हम गेहूं इस बार 2200 रुपए क्विंटल पे खरीदेंगे, तो कम से कम 2200 पे गेहूं बिकेगा, तो वो उचित मूल्य मिल पाए, सबको मिल नहीं पाता है, इसके लिए आंदोलन होता है। या कई बार जो सरकार अनाउंस करती है, किसान बोलते हैं कि नहीं इतना काफी नहीं है, इसके लिए एक कमेटी भी बनी थी, स्वामीनाथन कमेटी। तो उस स्वामीनाथन कमेटी ने बताया था कि क्या क्या चीजें ध्यान में रखते हुए सरकार को फसलों के दाम डिसाइड करने चाहिए। सरकार कहती है हम लागू करेंगे, ठीक से लागू हुआ नहीं है। तो एक तो आंदोलन इसके लिए भी हो सकता है। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा था 2020 में 21 में, ये किसान बिल के खिलाफ यानी कृषि कानून के खिलाफ तो था ही। कई बार कृषि कानून ऐसे बनते हैं जो किसानों को मंजूर नहीं होते। साथ साथ में उनकी मांग थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू की जाए। दूसरा, बिजली दर और सिंचाई। भारत में 70 के दशक के बाद जो पहली बार किसान संगठन ठीक से बनने शुरू हुए, जिसमें भारतीय किसान यूनियन भी था, मेरठ में पहला आंदोलन हुआ बिजली के दर को लेकर, क्योंकि सिंचाई के लिए खास करके जो हरित क्रांति जब लागू हुई देश में, तो हरित क्रांति में उत्पादन तेजी से बढ़ा, लेकिन उत्पादन बढ़ने के साथ उसमें शर्त यह था कि फसलों में सिंचाई का बहुत लगता था, बहुत पानी लगता था। तो कैसे होगा? ट्यूबवेल से होगा। अब जब बिजली ही ठीक से नहीं मिलेगी,
और उसके दाम बहुत बढ़े रहेंगे तो किसान कैसे सिंचाई करेंगे। तो बिजली दर और सिंचाई की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, इसके खिलाफ भी आंदोलन होता है। फसलों की खरीद, सरकार बोल तो देती है कि हम ठीक है इतना मूल्य पे फसल खरीदेंगे, ये सुविधा देंगे, पर फसल क्या खरीद पाती है? तो फसल कई बार ऐसा होता है कि किसानों के सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, लेकिन सरकार खरीदती नहीं है, उसलिए भी आपका आंदोलन होता है। कृषि कानून, कृषि को रेगुलेट करने के लिए कौन से कानून होने चाहिए या समझौते, मान लीजिए जैसे विश्व व्यापार संगठन जो है WTO, वो अक्सर कृषि सब्सिडी, कृषि में छूट को लेकर कोई ना कोई टिप्पणी करता रहता है। तो भारत सरकार को किसान कहते रहते हैं कि आप उनकी ये बात मत मानिएगा, ऐसे मत करिएगा वरना हम आंदोलन कर देंगे। तो कृषि कानून या समझौतों को लेकर भी, या अभी भारत सरकार ने कृषि कानून ले आई थी भारत सरकार, किसानों ने आंदोलन किया और उसको वापस करना पड़ा। फिर कृषि बाजार या मंडी, किसान हमेशा आंदोलन करते हैं कि हमारा जो कृषि बाजार है हम हर जगह ठीक से बेच पाए, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, रोक टोक के, और मंडी की व्यवस्था ठीक हो, इसके खिलाफ भी आंदोलन होता है। उसके अलावा मुआवजा और भूमि अधिग्रहण, ये भी किसानों के आंदोलन का कारण रहा है। 2013-11-12 के आसपास नोएडा, भट्टा, पारसौल और नंदीग्राम जो आपका वेस्ट बंगाल, ये सब जो आंदोलन हुए हैं वो किसानों से जब जमीन सरकार लेने लगती है तो उसके खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया कि आप हमारी जमीन कैसे ले सकते हैं हमसे पूछे बिना या उचित मुआवजा दिए बिना। तो आज के जमाने के कारण ये हैं, आज के किसान आंदोलनों के मुख्य कारण ये पॉइंट्स बनते हैं, और पहले के किसान आंदोलनों के कारणों की जो बात थी वो तो मैंने आपको बताई ही। तो आप अब समझ गए होंगे कि समकालीन कौन कौन से मुद्दे हैं, आज के डेट में वो कौन कौन से मुद्दे हैं तो किसान आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं। तो हाल के वर्षों में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और अन्य प्रदेशों में किसान आंदोलन होते रहे हैं। महाराष्ट्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व तो शरद जोशी ने किया। यह एक गैर राजनीतिक आंदोलन था। महाराष्ट्र के किसानों की शिकायत यह रही कि उन्हें अपने उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। तो मैंने बताया ना, उचित मूल्य न मिलना भी आंदोलन का कारण बनता रहा। गुजरात के संपन्न लोग किसानों की जमीन खरीदकर यूकलिप्टस की खेती करने लगे हैं। धीरे धीरे छोटे किसान कम हो रहे हैं। 87 में गुजरात के किसानों ने एक आंदोलन चलाया और उनकी मांग थी कि सरकार किसानों से सीधे कपास खरीदे और उसका उचित मूल्य उनको दो, यानी कॉटन खरीदे, उनका मूल्य दे। मैंने बोला ना, खरीदे जाने के लिए भी आंदोलन होता है। 1987 में उत्तर प्रदेश के किसानों ने आंदोलन चलाया। इसका नेतृत्व महेंद्र सिंह टिकैत ने किया। यह आंदोलन न जाति आधारित था और न कोई राजनीतिक आंदोलन था, शुद्ध रूप से किसानों का आंदोलन था और बिजली दर यानी बिजली सस्ती दर पर मिले इसके लिए आंदोलन था। और यही ये किया था BKU, भारतीय किसान यूनियन, ठीक है। और इन्होंने किस लिए आंदोलन किया था? बिजली की सस्ती बिजली दरों के लिए, ठीक है। तो ये एक तरह से इसको आप भारतीय किसान यूनियन कह सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो सरकार को बिजली के दाम में कटौती भी करनी पड़ी। तो ये भारतीय किसान यूनियन का महेंद्र सिंह टिकैत और बिजली आंदोलन था, ध्यान रखिएगा। 2 अक्टूबर 1989 को दिल्ली के वोट क्लब पर किसानों की एक विशाल पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से बड़ी संख्या में लोग आए। लेकिन यहाँ पर शरद जोशी जो महाराष्ट्र के थे और जो टिकैत थे महेंद्र सिंह, उनके आपस में मतभेद हो गए और किसान फिर एक साथ आंदोलन कर नहीं पाए। यही समस्या किसान आंदोलन की, जो मैं आपको शुरू में बता रहा था। इतना बड़ा वर्ग होने के बावजूद भी वो ठीक से एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। आज भी अखिल भारतीय लेवल, ऑल इंडिया लेवल पर इनका ठीक से ग्रुप नहीं बन पा रहा है, जो क्या करे, जो एक साथ मिलकर आवाज उठाए। अभी ये नहीं हो पा रहा है। इसलिए किसानों का जितना प्रभाव सरकार पर या सरकार की नीति या निर्णय पर पड़ना चाहिए उतना नहीं पड़ पा रहा है, ठीक है। वरना अगर किसान पूरे देश के एक होते, एक दिशा में चलते, तो सरकार की हिम्मत नहीं थी कि कोई भी सरकार इस ग्रुप को अवॉइड करके काम कर सके। तो ये इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ वर्षों में कृषक आंदोलन अपनी आभा खो चुका है। जो छिटपुट आंदोलन उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब आदि में हुए हैं वे भी अल्पकालिक तो थे ही, साथ में स्थानीय मुद्दों से संबंधित रहे, जिनका परिणाम यह हुआ कि आज कृषकों का कोई अखिल भारतीय संघ नहीं है। तो ऑल इंडिया लेवल पर कोई बड़ा ग्रुप नहीं है किसान आंदोलन का। यह भी आप बहुत इंपॉर्टेंट रूप से समझ लीजिएगा। हाँ, यह सत्य है कि कृषकों के सुस्थापित संघ बहुत हैं, जिसमें भारतीय किसान यूनियन है जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास में है, जहां पर जाट और त्यागी इस तरह के कास्ट हैं और जिन्होंने हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ लिया। किसान सभा बिहार में बहुत ऐतिहासिक है। ये भी भारतीय किसान संघ, क्षेत्रकारी संगठन, आरवी संगम, कर्नाटक राज्य राउत संघ, ये कुछ ऐसे संगठन हैं जो क्षेत्रीय लेवलों पर हैं, पर सब मिलकर अभी ऑल इंडिया लेवल पर कोई संगठन नहीं बना पाए। सन 2007 में नंदीग्राम में किसानों ने आंदोलन का संचालन किया और वहां पर क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी एक वहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना चाहती थी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है जहां पर एक ऐसा क्षेत्र बनाया जाएगा कि जहां पर इंडस्ट्रीज जो लगेंगी वहां से केवल बाहर एक्सपोर्ट होगा, वहां सरकार टैक्स में छूट देती है। तो वो किसान वो पार्टी वहां बनाना चाहती थी, पर वहां लोगों ने जमीन के खिलाफ आंदोलन कर दिया, खासकर ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा उसमें रोल निभाया था, ठीक है। तो वहां पर किसानों का यह आंदोलन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ था। कृषकों की भूमि रक्षा समिति के माध्यम से आंदोलन छेड़ दिया गया और पुलिस दल से दबाने का प्रयास किया गया।
पश्चिम बंगाल सरकार की योजना थी कि 10,000 एकड़ जमीन किसानों से लिया जाए और विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया जाए। इसी तरह सन 2011 में सरकार द्वारा सार्वजनिक हित के नाम पर किसानों की भूमि अधिग्रहण का किसानों द्वारा उग्र विरोध किया गया और जो नोएडा में एक खास करके भट्टा पारसौल एक गांव था, वहां पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जहां पर डीएम को गोली लगी। राहुल गांधी वहां गए थे विजिट करने, अगर आपको याद हो थोड़ा। इसी प्रकार एक विरोध प्रदर्शन अगस्त 2010 में दिल्ली प्रशासन के विरुद्ध हुआ और हिंसा के चलते 3 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रकरण के मूल में था कि अपनी नगरीय विकास योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार 3 एक्सप्रेसवे मार्ग बनाना चाहती थी। वे एक्सप्रेसवे प्रमुख नदियों को स्पर्श करते हुए जाते। एक यमुना एक्सप्रेसवे थी जो अब बन चुकी है, एक गंगा एक्सप्रेसवे और उच्चतर गंगा नहर मार्ग। तीनों गांवों के निर्माण के लिए 400 गांवों का भूमि अधिग्रहण किया जाना था। पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि आंदोलन, भूमि अधिग्रहण जो मैंने बताया, इस तरह के बिंदुओं पर भी आंदोलन हुए हैं। तो ऐसे मैंने कुछ एग्जांपल्स डाले हैं कि इन एग्जांपल्स में, इन मौकों पर भी किसानों ने खूब आंदोलन किए हैं और ये चलता रहा है। कुल मिलाकर कृषक आंदोलन का समन्वित उद्देश्य किसानों के हित को आगे बढ़ाना रहा है, ठीक है। और उनके हित अब क्या क्या है? उचित मूल्य मिले, सरकार फसलों को खरीदे, भूमि अधिग्रहण ठीक से हो, कानून अच्छे होने चाहिए, उनको अवसंरचना, सिंचाई के माध्यम, बिजली की दरें कम रेट पर मिलनी चाहिए। सैकड़ों वर्षों से इनके एक ही उद्देश्य रहे हैं, जमीन का उचित बंटवारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमि सुधार आज भी एक मुद्दा है, ये जमीन का बंटवारा उचित रूप से होना चाहिए। कृषि सुविधाएं जैसे जल, बीज, कृषि ग्रिड। अब कई बार किसान बीजों के लिए, खादों के लिए भी आंदोलन करते हैं कि खाद नहीं मिल रहा है, बीज बोना है, बीज नहीं मिल रहा है। इसके प्राप्ति और सामाजिक आर्थिक न्याय, ये सामाजिक आर्थिक न्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, यानी केवल इंडस्ट्रियलिस्ट या ऑफिसर्स या नौकरी पेशा लोगों को ही न्याय न मिले या इनकम न मिले, इनकी इनकम भी बढ़नी चाहिए, ठीक है। समय समय पर तमाम मुद्दे किसान आंदोलन से जुड़ते रहे हैं, परंतु आंदोलन के मूल उद्देश्य हमेशा वही रहे हैं। और मूल उद्देश्यों की चर्चा, मूल उद्देश्य क्या क्या है एक बार फिर दिखा देते हैं। ये सारे वो मूल उद्देश्य रहे हैं, ठीक है। तो ये हमेशा से एक जैसे रहे हैं जो आंदोलन का पार्ट बनते रहे। जहां तक इन आंदोलनों की रणनीति का प्रश्न है तो कई रूप होते हैं। कई बार किसान क्या करते हैं? टैक्स देने से मना करते हैं, जमींदारों के विरुद्ध बगावत, पहले भी रैली करना, विद्रोह करना, ये सब होता रहा है अंग्रेजों के जमाने में भी। फिर भारत में किसान आंदोलन श्रमिक आंदोलन जैसा सफल नहीं हो सका। इसका कारण है कि हर प्रदेश क्षेत्र में कृषकों की मांग अलग अलग रही है। ये मैंने आपको पहले बताया है। अलग अलग जगहों पर कृषकों ने अलग अलग मांगे रखी हैं, अलग अलग उनकी क्षेत्रीय उद्देश्य रहे हैं। कभी एक लेवल, ऑल इंडिया लेवल पर ये एक नहीं हो पाए, इसलिए किसान आंदोलन उतना सफल नहीं हो पाया जितना कभी मजदूर आंदोलन होता था। हालांकि मजदूर संगठन भी अब धीरे धीरे कमजोर होने लगे हैं, तो सरकारी कंपनियां भी कम रही, लेकिन किसान आंदोलन का ये सबसे बड़ा कारण रहा है। अच्छा, किसान आंदोलन से अपेक्षा इसलिए क्योंकि वो बड़ा ग्रुप है, लेकिन कहीं ना कहीं उतना बड़ा प्रभाव या इंपैक्ट नहीं डाल पा रहा है, इसलिए सामाजिक आर्थिक रूप से अभी भी ये पिछड़ा है। और इसका आगे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे अब क्षेत्र हैं, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का जो प्रयास है वो, उसमें एक बहुत बड़ा एक जरूरत ये है कि रूरल इकोनॉमी जो है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, वो डेवलप करे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था डेवलप करने का मतलब एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीप्रेन्योरशिप में बदले। एग्रीप्रेन्योरशिप क्या होता है? एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करके फायदा कमाना। तो किसान जब फायदा कमाएंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी, तब वो डिमांड करेंगे, मार्केट में चीजें बिकेंगी, तो रूरल इकोनॉमी भी तेजी से डेवलप होगी। तो ये बहुत जरूरी है और इसके लिए जरूरी है कि किसान आंदोलन सफल हो। आ रही बात समझ में? ताकि सरकार उस तरह की पॉलिसी बनाए। महाराष्ट्र और गुजरात के किसानों की मुख्य समस्या कपास या कॉटन की रही है। पंजाब में वो समस्या सरकारी खरीद की होती है कि सरकार, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चैलेंजेस। उत्तर प्रदेश के किसान हमेशा गन्ने की बात करते हैं, क्योंकि गन्ना बेल्ट है, गन्ने की मिल नहीं चल रही है, तो गन्ने का भुगतान टाइम पे नहीं हो रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है, इसकी रहती है। यानी अलग अलग क्षेत्र में किसानों की अलग अलग मांग। फिर भी किसानों की कुछ ऐसी मांगे हैं जिनका स्वरूप एक जैसा है, जैसे फसल का उचित मूल्य मिले, मजदूरी मिले, कर्जों से मुक्ति मिले, ये हमेशा सब लोग मांग करते रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, किसान आंदोलन। ये पहले कैसा था, बाद में कैसा हो गया, इसका क्या उद्देश्य पहले रहा है, अब उद्देश्य क्या है, और कैसे भारत में ये पनपा, इसकी हमने चर्चा की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। एक बात का ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप इसकी वेबसाइट, एप्लीकेशन या यूट्यूब पर आकर ये सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स और ई बुक्स के भी लिंक हैं, उनसे आप जरूर पढ़ लीजिए। सोशल मीडिया हैंडल्स ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जरूर जुड़े रहिए ताकि सारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।